जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, सिचुएशन इंडिया और चाइना के बीच में देखिए, पिछले 2-3 महीने से लगभग हम जून से, अगर आप मोटे तौर पर देखें तो जून से हम लोग अफगानिस्तान की तरफ देख रहे थे, अफगानिस्तान की तरफ सिस्टम को देख रहे हैं। अब मामले को समझिए कि अगर हम अफगानिस्तान की तरफ सिस्टम को देख रहे हैं तो यहां असलियत में सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा था, जिसके अंदर अमेरिका ने एक ऐसी खेल खेला जिसकी वजह से अफगानिस्तान के आसपास के जितने भी देश थे वो दबाव में आ गए। और जब अफगानिस्तान के आसपास के सभी देश दबाव में आ गए, खासकर पाकिस्तान को लीवरेज मिली, चाइना, रशिया, ईरान, ये 3 देश खासकर, और चाइना, रशिया, ईरान के साथ साथ ये जो मिडल ईस्ट के सेंट्रल एशिया के तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये जो देश थे ये दबाव में आ गए। और हालात ये हैं कि आज के दिन वहां से पूरी दुनिया जो है वो फंसती हुई महसूस हो, मतलब ये 3-4 देश जो हैं वो अफगान क्राइसिस के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों, यहां से अगला फेज शुरू होता है। अगला फेज ये शुरू होता है कि यहां पर एक स्टेज या एक स्टेप पे अमेरिका ने चाइना को फंसाकर खड़ा कर दिया, और चाइना कहीं ना कहीं तालिबान के साथ एंगेज था, और अब दोबारा से वो किसी ना किसी तरीके की डील करने में फंसा हुआ है या लगा हुआ है। और यहां तक कि चाइना का कंफ्यूजन इस लेवल तक आप देख सकते हैं कि चाइना चाहकर भी तालिबान को खुलकर सपोर्ट नहीं कर पा रहा और उसे रिकॉग्निशन नहीं दे पा रहा। वो डरते डरते तालिबान से डील कर रहा है, क्योंकि तालिबान का एक रेडिकल माइंडसेट है, मिडिवियल एज माइंडसेट के लोग हैं, मध्यकालीन युग के ये लोग हैं, जिसका मेन काम जो है, इस मध्यकालीन युग के लोगों का जो मेन काम है वो कहीं ना कहीं शरिया के नाम पर मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कियल सोसाइटी को स्टैब्लिश करना है, यानी पुरुष प्रधान समाज के अंदर पितृसत्तात्मक सत्ता को स्थापित करना है। जिसका मतलब यह है कि पिताजी के रूल को या पुरुषों के रूल को स्थापित करना है। फीमेल्स या वुमेन्स का इसमें कोई रोल वो देखना नहीं चाहते। वुमेन को नारी नर्क का द्वार या पैर की जूती के समान मानने वाले लोग हैं, जिन्हें भले ही हिंदुस्तान के अंदर मनुस्मृति के वंशज कहा जाए या मनुवादी कहा जाते हैं, कहते हैं ये लोग, लेकिन मनुवादी फिर भी यत्र नारे पूज्यते तत्र देवता विराजते, समथिंग कुछ इस तरीके की जो स्टेटमेंट हमारी एक हिंदू सोसाइटी में है वो वहां नजर नहीं आएगी। असलियत में औरत को पैर की जूती कैसे समझा जाता है, औरत को असलियत में बुरे दौर में कैसे रखा जाता है, सम्मान की नजर दूर दूर तक नहीं रखी जाती, सिर्फ और सिर्फ एक अम्यूजमेंट का रास्ता जो देखा जाता है वो आपको तालिबान रूल शरीयत के अंदर नजर आएगा। लेकिन मामला यहां ये नहीं है, मामला तो इंडिया और चाइना का है। तो क्या इंडिया और चाइना इस टाइम पर सर्दियों में हिमालय की पहाड़ियों पर युद्ध की तैयारी कर रही हैं? दोस्तों, जब हम तालिबान को डिस्कस कर रहे थे पूरी दुनिया के अंदर, तो क्या पूरी दुनिया शांत थी? असलियत में 2 माइंडसेट होते हैं। एक माइंडसेट ये है जो आम आदमी का है। आम आदमी के माइंडसेट में जनरली एक आम आदमी सोच रहा है, वो क्या सोचेगा कि तालिबान ने क्या किया। एक है एडमिनिस्ट्रेटर का, एक है पॉलिसी मेकर, फॉरेन पॉलिसी मेकर या पॉलिसी मेकर का, जिसका दिमाग इस समय पर यह चल रहा है कि बेटा तालिबान आ तो गया है, लेकिन भारत के लिए समस्याएं क्या होंगी, और जो समस्याएं होंगी उनके लिए भारत को पहले से प्रिपेयर कर लिया जाए, ताकि आने वाले समय में समस्याएं ना हो, उससे पहले पहले भारत को प्रिपेयर कर लिया जाए, तैयार कर लिया जाए। इस सिचुएशन के लिए वो लोग माइंडसेट बनाकर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में इन लोगों की जो सोच होती है, जो बड़े ऑफिसर्स हैं, हमारे जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी एज पर द चेंजेस टेकिंग प्लेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी दुनिया के अंदर होते हुए बदलावों के अनुसार भारत के हितों की रक्षा के लिए जो ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं, इनको बनाने वाले जो लोग हैं वो तैयार जो खड़े हुए हैं, वो लगातार जो हमारे पॉलिसीज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको देखा जाए ये क्या सोच रहे होंगे। क्योंकि जो यूपीएससी कैंडिडेट है कल को वो भी यही सोचेगा। आज नहीं तो कल आप में से जो सेलेक्ट होंगे, जो उस लायक होंगे, सेलेक्ट होंगे, तो वो भी तो यही सोचेंगे।
वो ये सोचेंगे कि भारत के ऊपर इस तालिबान के जाने का क्या असर पड़ेगा, लेकिन तालिबान को देख तो रहे हैं, अपनी तैयारी ईरान, रशिया से लेकर अफगानिस्तान की मेनलैंड से लेकर अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस और यूरोप के अंदर कर तो रहे हैं, लेकिन हम क्या, जो हमारा एक ट्रेडिशनल दुश्मन बन चुका है, जो आज का प्रेजेंट टाइम बहुत तगड़ा दुश्मन बन चुका है, यानी पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों को किसी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं? आंसर है, इनको हम किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते तो क्या हाथ पर हाथ रख के हमारे पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए होंगे? तो आंसर है नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं बैठे हुए होंगे। क्या उन्होंने तैयारी की होगी? तो हाँ, बिल्कुल तैयारी की होगी। तो सवाल यह है, वो तैयारी किस माइंडसेट से की होगी, किस सोच के साथ की होगी? हम अगर उस सोच को समझ लें, उस सोच के बारे में जान लें, उस लेवल पर सोचना शुरू कर दें, तो कल को हम भी उस लेवल पर पहुंच सकते हैं, अगर अभी हम स्टूडेंट हैं तो सोचकर देखिए, जब पूरी दुनिया तालिबान की तरफ देख रही होगी, तो चाइना आपका एक पड़ोसी है, उसकी दो पॉलिसी सबसे खतरनाक है, और उसमें से एक क्या है? सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग का मतलब क्या है? वो कहीं ना कहीं अलग अलग लेवल पर धीरे धीरे एरियाज पर कब्जा कर रहा है। तो इंडिया उस धीरे धीरे एरियाज पर कब्जा करने वाली उस सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी के अगेंस्ट, चाइना की सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी के अगेंस्ट क्या तैयारी करेगा? आंसर है हाँ, करेगा। तो क्या तैयारी करी होगी? तो बिल्कुल करी है। और वहां क्या चाइना इस तैयारी के जगह खुद अपनी तैयारी कर रहा है? तो हाँ, वो भी कर रहा है। तो अब उन दोनों तैयारियों का एनालिसिस करने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले क्या मेरी इस बात को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास कोई फैक्ट है कि इंडिया एंड चाइना आर प्रिपेयरिंग फॉर विंटर वॉर ऑन हिमालयस? तो है। अभी 2 दिन पहले खबर आई कि उत्तराखंड का एक बाराहोती इलाका है, और उस बाराहोती इलाके के अंदर चाइना के 100 सैनिक घुसे 55 घोड़ों के साथ, 3 घंटे तक रुके, वहां जो भी कैंप वगैरह लगाया थोड़ी देर के लिए लगाया, और जाते जाते इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ गए, जिसमें पैदल पार करने वाला एक पुल भी था। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब यह है कि वो चाइनीज सोल्जर्स आए, वो अभी तक जिस जगह पर अपना दावा नहीं कर रहे थे, और अभी तक जिस जगह पर इंडियन सोल्जर्स या इंडिया का अपना दावा था और चाइना उस जगह पर एंट्री नहीं करता था, वहां पर चाइना ने एंट्री करके एक नया फ्रंट खोल दिया। वहां पर चाइना ने एंट्री करके एक नया फ्रंट खोल दिया। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक दोस्तों ये है कि कभी भी समझ लीजिए, जब एक नया फ्रंट खुलता है ना, नया फ्रंट खुलता है, और चाइना जैसा चालाक देश, जो बहुत चालाक आपका शत्रु है, वो तो उसे आप मैप पे समझेंगे कि किस तरीके से वो आपसे गेम खेल रहा है। दोस्तों, अब आपको यहां नक्शे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर ये मैप नजर आ रहा होगा। ये हमारा प्यारा भारत, भारत के आसपास जो हमारे देश इंपॉर्टेंट है उनमें चाइना, और अगर मैं इसे एक्सपैंड करता हूं यहां पर, तो हमारे को यहां पर बॉर्डर्स नजर आ जाते हैं। अगर हम मोटे तौर पर चाइना और इंडिया के बॉर्डर को देखेंगे, तो यहां हमें मोटे तौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉर्डर नजर आ रहा है, एक तो लेह लद्दाख वाला ये इलाका है, और सबसे बड़ी बात देखो दोस्तों, ये जो अक्साई चीन का इलाका है, ये 33,000 किलोमीटर स्क्वायर के नाम पर चाइना ने कब्जा कर लिया 1962 वॉर के आसपास। उसके बाद एक बॉर्डर हमारा उत्तराखंड वाला, हिमाचल वाला, और फिर उत्तराखंड वाला लगता है। और उत्तराखंड बॉर्डर में वही इलाका है, याद रखिएगा, जहां पर नेपाल, इंडिया और चाइना का एक ट्राई जंक्शन है, और वहां पर हम काला पानी नाम की जगह के ऊपर देखते हैं। मतलब काला पानी नाम की जगह जो है, मतलब लिपू लेक और काला पानी, वहां पर इंडिया का, मतलब इंडिया का दबदबा है, इंडिया के डोमिनेंस में है। लेकिन चाइना के पिट्टू केपी शर्मा ओली, जो प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उन्होंने इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को खराब करने के टारगेट से, उद्देश्य से, इंडिया और नेपाल के बीच में एक डिस्प्यूट क्रिएट करवा दिया, और जानबूझकर लिपू लेक और काला पानी इलाके को डिस्प्यूटेड नक्शे के अंदर दिखा दिया।
अब यहां क्या है कि उत्तराखंड नेपाल के ऊपर वही इलाका है, और वहीं एक बॉर्डर आपका सिक्किम से भी जुड़ता है और तीसरा बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से भी जुड़ता है। अब आप यहां सोचकर देखिए, यहां पर इंडिया और चाइना के बीच में सबसे ज्यादा टेंशन्स किस किस इलाके में आपको हमेशा देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला इलाका जो है वो ईस्टर्न लद्दाख वाला है। इस ईस्टर्न लद्दाख के इलाके के अंदर पाक चाइना हमेशा इंडिया के साथ डेप्सांग से लेकर लीपू लेक से लेकर हॉट स्प्रिंग गोगरा से लेकर पेंगोंग सो लेक से लेकर और डमचौक से लेकर सब जगह पर डिस्प्यूट्स क्रिएट कर रहा है और लगातार अपनी आर्मी का एक प्रेशर क्रिएट किए करे रख रहा है। और इंडिया ने उसके अंदर मिरर डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जितनी चाइना आर्मी भेजेगा हम भी उतनी ही आर्मी भेजेंगे, चाइना जितनी आर्मी भेजेगा हम भी उतनी ही आर्मी भेजेंगे। इसी को कहा जाता है मिरर डिप्लॉयमेंट। मिरर डिप्लॉयमेंट कहा जाता है, समझे। इस मिरर डिप्लॉयमेंट के चलते यहां पर इशू क्रिएट हुआ। इशू क्या क्रिएट हुआ? चाइना ने जितनी आर्मी भेजी तुमने भी उतनी आर्मी भेज दी, और यहां तक कि अपनी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए चाइना से ऊंची और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर जो गलती 1962 में इंडिया ने की थी, उस गलती को दोबारा ना दोहराते हुए इंडिया वहां पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर पहुंच गया। 19 या 20 दौर की बातचीत हो चुकी है मिलिट्री लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर, हर तरीके से, लेकिन चाइना पीछे हटने को इस टाइम पर तैयार नहीं है। उसके पीछे का लॉजिक भी मैं कभी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी चाइना वहां पर से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सिक्किम के अंदर जो दमचौक इलाका है, सिक्किम के अंदर जो डोकाला इलाका था, वहां पर इंडिया और चाइना का कन्फ्रंटेशन हो चुका है। सिक्किम के अंदर चाइना के अगेंस्ट इंडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन और सबसे मजबूत पोजीशन पर है। लद्दाख के अंदर बराबरी और कई बार जगह पर 21 वाली पोजीशन पर है, लेकिन सबसे कमजोर पोजीशन पर इंडिया जो है वो अरुणाचल के अंदर यहां पर प्रेजेंट है। और यहीं पर चाइना गेम खेल रहा है। और चाइना की सबसे बड़ी खास बात क्या है? चाइना के अंदर एक सुन जू नाम की एक गेम चलती है। उस गेम में कोशिश ये की जाती है कि आप आखिरी तक अपने दुश्मन को अपनी चाल के बारे में पता न लगने दें। आप अपने दुश्मन को आखिरी तक अपनी चाल के बारे में पता ना लगने दें। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी ही ये है सुन जू की। अब ऐसी सिचुएशन में अगर सुन जू की स्ट्रेटेजी ये है, तो वहां पर चाइना को बचपन से ये चीज सिखा दी गई। हम लोग लूडो खेलते हैं जिसके अंदर कट्टम कट्टा चलता रहता है, सांप सीढ़ी खेल लिया, काट लिया, नीचे आ गए, वो खेल रहे हैं सुन जू। यहां ज्यादा से ज्यादा चेस चलती है, चेस के अंदर भी वो पार्ट नहीं नजर आता जो कि सुन जू में नजर आता है, घेरने की नीति। अब यहां जब आप घेरने की नीति खेल रहे होते हैं तो चाइना की चाल को समझिए, और वहां आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये दोनों कंट्रीज युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। असलियत में अरुणाचल से लिंचिंग, जो भी एक जगह का नाम है, लिंसिंग या लिंचिंग, वहां अरुणाचल, हमारे अरुणाचल बॉर्डर से सिर्फ 14-15 किलोमीटर दूर तक चाइना बुलेट ट्रेन लेके आ चुका है, और वहां से वो बुलेट ट्रेन लहासा तक लेके जाने की तैयारी में है। आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर में बुलेट ट्रेन अगर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है तो जितनी तेजी के साथ आप डिप्लॉयमेंट आगे कर सकते हैं और जितनी तेजी के साथ आप पीछे हट सकते हैं, वो एक गजब का एज दिलाती है आपको किसी भी कंट्री के ऊपर। किसी भी वार जोन में किसी भी कंट्री के ऊपर एक जबरदस्त एज दिलाती है, एक डोमिनेंस दिलाती है। यही चीज आपको समझनी है कि चाइना यहां लेह लद्दाख के अंदर इंडिया की ताकत और इंडिया की प्रिपरेशन देख चुका है कि इंडिया यहां पर हवित्जर M777 हवित्जर तोप से लेकर, बोफोर्स तोप से लेकर, T90 टैंक से लेकर, भीष्म टैंक से लेकर सारे के सारे टैंक वहां उतार चुका है। 2 लाख के करीब आर्मी, 50,000 आर्मी मेंस का डिप्लॉयमेंट तो जून में किया था, वो भेज चुका है। और साथ में चाइना की आंखों में आंखें डालकर रत्ती भर भी इस बार इंडिया का पोस्चर ये है, 1 इंच जमीन छोड़ने वाले नहीं है, तुम्हें अपनी सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी से पीछे हटना पड़ेगा। इंडिया इस पोस्चर को दिखा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ हो रहा है,
हमारी सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी। ये बहुत तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं और खासकर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी तेजी के साथ डेवलप कर रहे हैं वो गजब लेवल पर है। अब ऐसे में अरुणाचल के अंदर भी चाइना जो है अरुणाचल के कार्ड्स को खोलना नहीं चाहता। सिक्किम के अंदर मुंह की खा चुका है, लद्दाख के अंदर बराबरी देख चुका है। अब ध्यान भटकाने की एक और पॉलिसी देखी जा रही है। ध्यान क्या भटकाई जा रहा है कि बाराहोती के अंदर अंदर घुसते हो और पुल वुल तोड़ देते हो, ताकि इंडिया वाले फिर दोबारा कंफ्यूज हो जाएं और इंडिया पे दबाव पड़े कि इस बार उत्तराखंड से लेकर हिमाचल में क्या करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो यहां पर भी है, क्योंकि वहां आईटीबीपी से लेकर बॉर्डर बीएसएफ वगैरह के जो कैंप हैं, जो मतलब आईटीबीपी से आर्मी के कैंप हैं, उन दोनों कैंप्स के बाद वहां तक रोड्स बहुत कई कई किलोमीटर तक अभी भी नहीं है। भाई आपने तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया लद्दाख में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया अरुणाचल में, सिक्किम में, लेकिन कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर गए हिमाचल और उत्तराखंड को और इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट कर दिया कि क्या आप यहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, और इनकी कमजोरी बता दी और इंडिया की औकात नाप ली कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। क्या इंडिया यहां पर कंफ्यूजन में आकर दोबारा से यहां पर मतलब अपनी आर्मी डिप्लॉय करेगा या किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये एक तो जज कर लेना है। और दूसरा, इंडिया के ध्यान को अरुणाचल जैसी सबसे ज्यादा कमजोर लोकेशन पर से, भाई अगर 4-5 फ्रंट्स देखते हो, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल और उत्तराखंड, तो इसमें अगर इंडिया सबसे ज्यादा कमजोर पोजीशन पर आज तक नजर आ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पीछे है, और सबसे बड़ी बात यह कि चाइना सबसे ज्यादा जिस चीज पर नजर गड़ाए बैठा हुआ है वो अरुणाचल है। तो क्या चाइना जैसा एक देश इस अरुणाचल के ऊपर कब्जा करने की तैयारी करेगा? तो कब्जा तो वही करना है, लेकिन क्या वहां पर कोई एक चाल चल के इंडिया को उस एरिया में सतर्क होने और मजबूत होने का ऑप्शन देगा? तो आंसर है नहीं। इसलिए इंडिया को करे रखो कंफ्यूज। जानबूझकर पहले लद्दाख में पंगा लो, वहां उलझ जाओ तो आप उत्तराखंड के बाराहोती में पुल तोड़ाओ। जब वहां उलझ जाओ, इंडिया वहां उलझ जाए और वहां अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एकदम से तेजी से करना शुरू कर दे, तो उसके बाद हिमाचल पहुंच जाओ, फिर कहीं और कोई नया फ्रंट खोल दो, फिर नया फ्रंट, फिर नया फ्रंट। और साथ में इंडियन आर्मी के ऊपर एक दबाव बनाए रखो कि भैया 16,000 फीट के ऊपर एक आर्मी प्रैक्टिस करो, नाइट बैटल एक्सरसाइज करो, और नाइट बैटल एक्सरसाइज करके इंडिया को दबाव डालने की कोशिश करो कि हम लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तुमसे डरे नहीं। लेकिन सच्चाई कुछ और है दोस्तों। सच्चाई यह है कि चाइना के रोते हुए सैनिकों की फोटो आपने देख ली होगी, और दूसरा इस चीज की रिपोर्ट भी आपने देख ली होगी कि चाइना ने इस एक सर्दी, पिछली जो सर्दी थी, उस पिछली सर्दी के दौरान अपने 90% स्टेशन्ड सोल्जर्स को चेंज करना पड़ गया, क्योंकि इन एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर चाइना के सोल्जर्स टिक नहीं पा रहे थे, बल्कि इंडिया वाले इतनी हाइट्स के ऊपर लड़ने के लिए लगातार हैबिचुअल हैं। तो यहां पर एक वॉर की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन चाइना जैसा देश सीधे सीधे वॉर करने के चक्कर की जगह एक पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप को इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप का मतलब यह है कि घुरकी डालने की नीति से, बंदर होता है ना दोस्तों, बंदर घुरकियां डालता है, वो सीधा अटैक जल्दी से नहीं करेगा, वो घुरकियां करेगा, आंखें दिखाएगा, डराएगा, दांत दिखाएगा, और जब आप डर जाओगे वो तब हमला करेगा। इसलिए कभी भी जब आपके साथ चारों तरफ बंदर होते हैं ना, मान लिया सामने बंदर है, तो बंदर की एक खास बात है, इसलिए खासकर ऐसी जगहों पे जाओ तो एक बड़ी अच्छी सी इमेज लिखी हुई होती है कि बंदर को देख के या तो इतनी जोर से भागो पीछे कि वो तुम्हें पकड़ ना पाए, क्योंकि 2-4 कदम चलेगा रुक जाएगा, या फिर आप बंदर की तरफ इतनी जोर से भागो कि बंदर डर जाए। कंट्रीज के मामले में आपके पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं होता, और अगर सामने वाला देश घुरकियां डाल रहा है, आपको डरा रहा है, ब्रिंकमैनशिप इस्तेमाल कर रहा है, तो सीधी सी बात है आप सीधा उस पर अटैक करो। अटैक नहीं ना तो कम से कम मजबूती के साथ उसकी तरफ, उसके सामने दौड़ो। अब या तो पाकिस्तान जैसा देश है कि घर में घुस के मारो और इतना मारो साला खड़ा ना हो पाए, या फिर
सीधा अमेरिका की तरफ मतलब चाइना की तरफ, या दूसरा चाइना है, चाइना की तरफ इतनी मजबूती के साथ खड़े हो जाओ कि वो सोच ही ना पाए। दोनों ऑप्शंस है। और इस समय पर इंडियन गवर्नमेंट जो भी कर रही है सही दिखाई दे रहा है कि लड़ने की तैयारी में ये भी पूरे हैं, वो अगर हैं तो। 1962 में हमने गलती यही करी थी। 1962 में हमने जो गलती करी थी हमारी कंट्री ने, वो ये करी थी कि हमने तैयारी नहीं करी थी। और जब चाइना ने आंखें दिखानी शुरू करी तो हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करी। इस बार की गवर्नमेंट बिल्कुल सीधा मिरर पोस्चरिंग का मतलब जैसा आप बिहेव करेंगे हम भी वैसा ही बिहेव करेंगे, और जिस दिन तुमने पंगा लेना शुरू किया उसी दिन धोएंगे पकड़ के। तो इस मामले में यहां पर यह मामला ठीक चल रहा है। तो दोस्तों जितना मैंने बताया उसके आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जल्दी से हमारी वीडियोस आप तक पहुंचे। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज वगैरह करें, क्लासेस लेना चाहते हैं तो मैसेज करें, ज्यादा से ज्यादा मैसेज करें ताकि हमारे को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।